सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पंजाब हुकूमत की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराने के लिए दी गई डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। अगर नवाज शरीफ रिपोर्ट्स जमा नहीं कराते तो क्या हुकूमत इन्हें पकड़ कर वापस लाएगी? इस बात में वजन है कि अगर पकड़ कर ही लाना है तो फिर जाने क्यों दिया। पंजाब हुकूमत की डेडलाइन के ताने बाने कुछ लोग वज़ीर आज़म के आज के जारहाना बयान से भी मिला रहे हैं, क्योंकि आज बड़ी देर के बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जारहाना मूड में नजर आए। उनका यह बयान कि बड़े करप्ट लोग मुल्क लूटेंगे तो पकड़े भी जाएंगे। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा यह था कि इदारे इतने मजबूत कर दूंगा जितने पहले कभी नहीं हुए। इदारों का नाम रियासत भी है और जमहूरियत भी है। अज़्म यह था कि एहतसाब, शफाफियत और इस्लाहात सबसे बड़ी तरजीहात हैं। लेकिन वज़ीर आज़म का बयान हालात और वाक़यात से बिल्कुल मैच नहीं करता। आज ही के दिन नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ के लिए 31 से ज़्यादा दरखास्तें आ गई हैं। रिलीफ के तलबगारों में अपोजिशन ही नहीं, हुकूमती पर्दा नशीं भी शामिल हैं। और नैब के पर इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए किसी और ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काटे हैं। सच ये भी है कि जिनको नैब पकड़ता है इन्हें नाक़िस तफ्तीश, अदम सबूत की बदौलत अदालत से बासानी जमानत मिल जाती है। सवाल ही उठता है कि फिर ऐसे पकड़ धकड़ का तमाशा लगाने का क्या फ़ायदा। उधर लंदन में शहबाज शरीफ भी मुतहरिक हुए हैं। उन्होंने बरतानवी साहब के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। छोटे मियाँ साहब शायद लंदन को भी पाकिस्तान समझ बैठे हैं। इस मामले में इन्हें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसी सियासी लेने देने का चक्कर बिलावल भुट्टो भी चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो के लबों पर आज भी एमक्यूएम के लिए हुकूमती इत्तेहाद से निकलने के मशवरे थे। देखना यह है कि रूठी हुई एमक्यूएम किस तरफ जाती है, हुकूमत में वापस या फिर सिंध सरकार की पनाहों में। आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ असद खरल साहब मौजूद हैं, बाबर डोगर साहब भी हैं, और ख़ास तौर पर बाबर डोगर साहब से आज हमने कुछ बातें ऐसी जाननी हैं जो सिर्फ इन्हीं को पता हैं। कुछ चूहा रिपोर्ट्स इनके पास हैं, तो एक एक करके वो इनसे हम जानेंगे। लेकिन असद खरल साहब ये बताएं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब वाला जो किस्सा है, आपने हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी, तो ये इमरान खान साहब जो इतना ज़्यादा जारहाना मूड में आज बड़े अरसे बाद नज़र आए हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा केस पर? देखिए उसामा साहब इमरान खान साहब की 4 कल अहम मुलाकातें हुई। एक, उन्होंने अपने जो पुराने वफादार हैं, सीनियर लोग जो हैं, उनसे मुशावरत के लिए बुलाया था। एक तो उनकी वज़ीर आला KP के महमूद खान से मुलाकात हुई, एक उनकी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई, फिर उनकी अलीम खान से मुलाकात हुई। अच्छा। ये सारी 1-on-1 मुलाकातें थी। और आज उनकी जो बाबर रवान से मुलाकात हुई। जी, इमरान खान को कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं जो मौजूदा आटा और चीनी बहरान के हवाले से। अच्छा, उस पे इमरान खान साहब बड़े परेशान भी हैं और बड़े गुस्से में भी हैं, क्योंकि उन रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया गया है कि इन बहरान के पीछे जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो आपके करीब भी दाएं बाएं आगे पीछे नजर आते हैं। यही बात आप और बाबर डोगर साहब कब से कर रहे हैं? अच्छा, ये रिपोर्ट्स भी आ गई। अब दूसरी बात, एक महकमा खुराक ने हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई जिसमें उन्होंने कहा कि 204 फ्लोर मिलें इस बहरान के अंदर शामिल थी और उसके अंदर भी हकूमती सियासी शख्सियात का आपस में नेक्सिस था। इसके अलावा जो इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए हर कमेटी के अंदर जहांगीर तरीन साहब थे, इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर 3 नई कमेटियां बना दी हैं। और उसमें अहम बात यह है कि किसी भी कमेटी में अब जहांगीर तरीन शामिल नहीं है। जो MQM और GDA से मुज़ाकरात के लिए कमेटी 4 रुकनी बनाई है इमरान खान साहब ने, उसकी सरबराह है वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब, और साथ है गवर्नर इमरान इस्माइल, हलीम आदिल शेख और फरदोस शमीम नकवी। और पंजाब के अंदर जो उन्होंने कमेटी बनाई है काफ लीग के हवाले से, इत्तेहादियों के हवाले से, वो उसकी सरबराही है चौधरी सरवर, और साथ होंगे उस्मान बुजदार और चौधरी शफकत महमूद जो वफाकी वज़ीर सेहत है। इस तरह BNP मैंगल और
हाँ जी, BNP मैंगल और जो बाप है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसके साथ मुज़ाकरात के लिए उन्होंने परवेज़ खटक जो है उनकी सरबराही में कमेटी बनाई। उससे पहले आपने देखा था कि वो प्राइस कमेटी, कंट्रोल कमेटी हो, बहरान का पता लगाने की बात हो या इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करने की बात हो, हर कमेटी के अंदर आपको जहांगीर तरीन साहब नज़र आते थे। हाँ जी। अब जो इमरान खान साहब के पास रिपोर्ट पहुंची हैं उनके अंदर खुसरो बख्तियार का क्या किरदार है, जहांगीर तरीन का क्या किरदार है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद समीउल्लाह चौधरी जो वफाकी सूबाई वज़ीर खुराक जो है उनका क्या किरदार है। तो बहुत सारे और उसमें अवामल हैं जिनसे पर्दा उठाया गया है। इमरान खान साहब इस बात पे परेशान हैं कि ये जो सारा एक क्राइसिस क्रिएट किया गया है, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं उसामा साहब कि ये लोग जो सीजनल लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ होते थे, कभी काफ लीग और कभी इधर उधर, इनके राबते नून लीग से भी, और इस बात पे इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न लेने के हवाले से या अपनी एक पॉलिसी तब्दील की है। अच्छा। कि अगर ये जिस तरह पंजाब के अंदर सोचा जा रहा है या मरकज़ के अंदर अलाइनमेंट नई अगर बनती है, जिस तरह शहबाज शरीफ आ रहे हैं और शाहिद खान अब्बासी जो बेल के लिए कर रहे हैं, तो उस पे पीपल्स पार्टी के साथ भी अलाइंस बना सकती है PTI। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी अलायंस बनाया जा सकता है। बाबर साहब इस पर आते हैं। मामला ये है कि खान साहब जो है वो भी अपने जो इन सूरत हाल की वजह से परेशान भी है कि किस तरह मीर जाफर और मीर सादक उनके अंदर पार्टी में जो घुस बैठी हैं, किस तरह वो गद्दारी करके हुकूमत को परेशान कर रहे हैं, क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, माल बना रहे हैं और आगे के लिए भी देखिए ना ये साफ बंदी कर रहे हैं। तो ये मामला जो है एक तरफ इमरान खान साहब जो है हाँ जी, उनको ये अब किसी सूरत कबूल नहीं है। तिलोर यहाँ आता है ना जी, वो सर्दी हो जाती है उधर रशिया में, तो फिर वो पाकिस्तान आ जाता है बर्फबारी में, तो इस तरह ये जिस पार्टी का इख्तियार आना उधर चले जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं। बाबर साहब, ये जो बातें खरल साहब कर रहे हैं, तो इर्द गिर्द के लोग दूसरों से मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स के साथ क्या गेम हुई, उसमें क्या रिपोर्ट है आपके पास? और ये मियां नवाज शरीफ साहब का तो बताएं, इसमें रिपोर्ट कोई आ रही है? अभी कहा जा रहा है कि कोई रिपोर्ट आ गई है और उससे पता नहीं अब हुकूमत मुतमईन होती है नहीं होती। पहले तो आपने बताया था और बिल्कुल सही बात है कि वो सिर्फ उन्होंने मेडिकल हिस्ट्री लिखकर भेज दी थी कि ये इनको प्रॉब्लम्स हैं, तो ये तो अब कहा जा रहा है रिपोर्ट्स तो लेटेस्ट भेजें कि वो नजर आए कि भाई प्रॉब्लम है, उसमें उनके शो क्या हो रहा है। उसामा साहब, मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ, चूहा रिपोर्ट नहीं दे रहा, ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले होम डिपार्टमेंट में PMLN ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से नई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी है। अच्छा, अभी आ गई। चले। और ये जो रिपोर्ट है तावला तारड़ के जरिए जमा करवाई गई है, इसमें डॉक्टर अदनान जो हैं उन्होंने एक समरी भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब पहले डॉक्टर लॉरेंस ने एक समरी भेजी थी, अब उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर लॉरेंस की जो समरी थी और उसके साथ जो थोड़ी बहुत मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वही हमारे पास अपडेटेड रिपोर्ट है और वो ऑथेंटिक है। उनको एम्बेसी से हमने इस दफ़ा उन्होंने एम्बेसी से भी वो करवाया, ठीक है, ऑथेंटिकेट करवाया कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। और मेरी इतला ये है कि अब पंजाब गवर्नमेंट शायद अब इनको देखें कि हो सकता है इसी को अप्रूवल दे दें और इसी पे उनको बेल दे दें। नहीं, अब कोई मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं या उस तरह हिस्ट्री जो डेविड रोज वाली, वो डेविड रोज की स्टोरी आ गया, जो उनका डॉक्टर है उसकी वो उन्होंने बस रिकमेंडेशंस लगा दी हैं कि ये इनको बीमारी है, ये बीमारी है, वो बीमारी जहाँ शो हो रही है वो रिपोर्ट्स भी साथ लगाते हैं या नहीं? सर, डेविड रोज की के साथ उन्होंने 2 रिपोर्ट्स लगाई थी, इसमें भी शायद एक आधी रिपोर्ट लगाई गई और डॉक्टर अदनान ने कहा कि यही हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट हैं, जो लंदन के मुख्तलिफ लैब से और अस्पतालों से जो हमने टेस्ट करवाए हैं, यही टेस्ट हैं, यही रिपोर्ट्स हैं और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट हैं और इसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट और कोई नहीं है। अब जो मेरी इतला है, जो मेरा ख्याल है कि इसको अब मेडिकल बोर्ड को शायद ये रिकमेंड ना करें, शायद अब गवर्नमेंट खुद ही फैसला कर ले कि करना क्या है, और हो सकता है कि वो उनको बेल ही एक्सटेंड कर दें खुद ही कि जी ये बच्चों का रिपोर्ट्स ऑथेंटिक हैं और वो कह रहे कि ऑथेंटिक हैं और तो वो हो सकता है कि उसको अप्रूवल दे दें, लेकिन तो रिपोर्ट्स जमा हो गई हैं। ये तो फिर इमरान खान साहब के ये जो था ये आज बयान, जिसने मुल्क लूटा है तो फिर उसको पकड़ा तो जाएगा, मैं इदारों को मजबूत करूंगा, इतने मजबूत के पहले कभी नहीं थे, इस सब का फिर कहने का इतने दिनों के बाद क्या मकसद? आप उसको सीरियसली ले रहे हैं? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म एक बात कह रहे हैं तो कहा कोई NRO नहीं होगा और कोई बंदा जो है वो इनको इबरत का निशान बना दूंगा, लूटा माल सारा वापस आएगा, लूटा माल तो वापस नहीं आया, जिन्होंने लूटा वो सारे बाहर चले गए, यही हुआ है ना।
कि लूटा हुआ माल वापस नहीं आया। वो माल लूटने समेत वाले बाहर चले गए। लूटने वाले जो थे वो माल कल साहब जो पहले लूटा हुआ था उसको भी संभालने साथ चले गए। तो वो अभी भी यही कह रहे हैं और साथ साथ सबकी बेलें भी हो रही हैं और नैब जो है वो बेबस है। आप देखें फवाद हसन फवाद की बेल हो गई, उसके बाद इस पर आगे हमने पूरे इस पर तफसील से बात करनी हो गई। अब तो अच्छा, इस पर आगे तफसील से बात करनी है नैब के, क्योंकि वो 31 दरखास्तें आ गई। खरल साहब, तो मियाँ साहब को फिर कोई ख़तरा नहीं है, ये मेडिकल रिपोर्ट जो जमा करा रहे हैं वो ऑथेंटिक हो गई है? पाकिस्तान के उधर कमीशन ने भी कह दिया है बरतानिया के। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट अगर वो ना भी भेजते ना, मैं इससे बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर वो समरी या मेडिकल रिपोर्ट ना भी भेजते तो फिर भी बेल एक्सटेंड ही होनी थी। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया वापस बुलाने के लिए? नवाज शरीफ साहब को बाहर इसलिए नहीं भेजा गया, वहां पर यही बात नवाज शरीफ साहब को बाहर से बुलवाने के लिए नहीं भेजा गया, उनको बाहर भेजा गया था कि बाहर ही रहे आप, आपकी इधर जरूरत नहीं है। सर, अदालत में तो ये देखिए शहबाज ठीक हो गया, शहबाज लिख कर दिया है, शहबाज ने वहां ऑन ऑथ लिख कर दिया है, साइन किए हुए हैं कि मैं लाऊंगा इनको। मेरी अर्ज सुन लें, गवर्नमेंट ये कहेगी कि देखिए हमने पूरा प्रेशर डाला, उनकी जो अपडेटेड और लेटेस्ट रिपोर्ट थी वो हमारे पास आ गई हैं, जब तक वो रिपोर्ट जब तक हमने तसल्ली नहीं कर ली, हम मुतमईन नहीं हो गए, उस वक्त तक हमने इनकी बेल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये आज तीसरा आज वो आ गया, तीसरा खत आ गया। मीनवाइल नवाज शरीफ जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे, नहीं वो अगली दफा होंगे, इस दफा तो इससे काम चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो जाएंगे। जहां तक आपने बात की थी केपीके की, तो उसमें यह कि इमरान खान जो है वो मिले हैं केपीके के जो दोनों मिनिस्टर हैं उनसे, और उन्होंने कहा है कि जनाब के हम उनको एक टाइम आपको जरूर देंगे, एक और मौका देंगे। अच्छा, मैं इमरान खान ने उनसे ये कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बाख्तियार हों, और जो मंजूरी थी वो मैंने मंजूरी दी थी, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि नहीं, आपको मौका दिया जाना चाहिए और ये एक चैलेंज है, इस चैलेंज को आप लें। अच्छा। वज़ीर आला जो है वो मेरा नुमाइंदा है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मगर मेरी चूहे रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब ने उनको बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो मेरे खिलाफ वज़ीर आला के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, और वो जो है वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश थी, क्योंकि ये जो वज़ीर आला है, आप समझ लें कि आप वज़ीर आला के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे, आप मेरे खिलाफ कर रहे हैं। वो तो फिर मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। वो भी उस्मान बुज़दार प्लस फिर हुए ना, फिर तो बात सही है कि जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब के साथ है इमरान खान, इसी तरह महमूद खान के साथ भी है, फिर तो इन दोनों के साथ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब ये कि मैं आपकी सलाहियतें, उन्होंने कहा कि आपकी जो सलाहियतें हैं मैं उनका इतराफ़ करता हूँ कि आप कॉम्पिटेंट लोग हैं, आप दोनों कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन मसला ये कि आपने जो साजिश की वज़ीर आला के ख़िलाफ़, वो साजिश उसके ख़िलाफ़ नहीं, आपने मेरे ख़िलाफ़ की। और मैं ये समझता हूँ कि आप जो हो वो एक टीम बन के काम करो, और ये लास्ट मौका है, तो एक मौका उनको दे दिया है, और साथ एक क्लियर मैसेज भिजवा दी है कि जनाब वज़ीर आला की टीम बनकर काम करना है, महमूद खान की टीम बनकर काम करना है तो ठीक है, अगर टीम बन के काम नहीं करना तो फिर खुदा हाफिज़। इसका मतलब है उनको एक दफ़ा फिर काबीना में लाया जा सकता है। तो उनसे मुलाकात के बाद जो महमूद खान से मुलाकात थी, वो डोगर साहब जो बात कर रहे हैं वो इसी हवाले से थी कि उनको भी एतमाद में लेना वज़ीर आला साहब को, कि वो जो बंदे मैंने निकाले थे वो अब उनको मैंने समझा दिया है और आपके साथ अच्छे बच्चों की तरह काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो इसी तरह पंजाब में महमूद खान को भी कह दिया है कि तुमने जो भी मीडिया को इंटरव्यू देना पहले हमसे पूछना है, पहले इस्लामाबाद से पूछना है, इस्लामाबाद से पूछने के बाद गवर्नर पंजाब को कन्वे कर दिया गया है कि जनाब आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी। PMLN के तमाम PTI के तमाम मिनिस्टर्स को, उनके तमाम वज़ीर आला, उनके तमाम गवर्नर्स, उनको क्लियरली कह दिया गया कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना आए, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना आए। जो स्पोक्समैन ऑफिशियली नॉमिनेट किए जाएंगे सिर्फ वही बात करेंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा बात नहीं करेगा। और ख़ास तौर पर PTI के हवाले से, पार्टी के हवाले से, पार्टी में अगर किसी को कोई पार्टी में ग्रीवांस है, किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो जाके वज़ीर आला से बात करे, अगर उससे हैं तो मुझसे आके इमरान खान से बात करे। लेकिन कोई मीडिया में अगर किसी के खिलाफ स्टेटमेंट आई पार्टी के हवाले से, तो ये पार्टी के अलावा लोगों से दूसरों से मुलाकातें भी ना करें ना, उनसे मुलाकातें भी ना करें। शहबाज शरीफ साहब आखिरकार 6 महीने के बाद वो अदालत चले गए हैं,
लंदन की अदालत में जाके उन्होंने डेविड रोज़, वही सहाफ़ी जिसने उनके ख़िलाफ़ खबर छापी थी कि जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो पैसे आए थे उनमें खुर्द-बुर्द की गई, उनके दामाद तक वो पहुँचे और फिर उनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की गई और वो शरीफ ख़ानदान के अकाउंट में चले गए। अब शहबाज शरीफ साहब ने इतना अरसा क्यों लिया? क्या वो सोच रहे थे कि जनाब इस केस का कोई बनेगा या नहीं बनेगा? और ये रकम थी जी 50 करोड़ पाउंड जो कि बरतानिया की तरफ से आई थी, उसमें से 10 लाख पाउंड अपने दामाद अली इमरान को उन्होंने दे दिए थे। अब ये खबर छपी थी 14 जुलाई को और उसके बाद फिर शहजाद अकबर साहब का भी बयान आ गया है। वो कहते जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे पे मुकदमा करें। तो ये खरल साहब क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब तो अब वाकई सीरियस, उन्होंने तो कर दिया मुकदमा, तो ये तो बड़ा अहम है और 1 से 2 साल में फैसला भी इसका हो सकता है अगर ये डेविड रोज़ और उनका इदारा नहीं जाता डेली मेल जवाब देने। देखिए 28 रोज़ तक एज़ पर जो बरतानवी कानून है, अगर वो नहीं जाएंगे तो उसके बाद आगे फर्दर जो यकतरफा भी हो सकती है और अगर वो जमा करा देते हैं जवाब तो उसके बाद ट्रायल होगा, 1 से 2 साल लग सकते हैं। लेकिन जो शहजाद अकबर साहब ने चैलेंज दिया है, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर डेविड रोज़ मुझे बतौर गवाह बुलाएंगे तो उनके पास उनका 20% चीज़ें, 80% तो उससे ज़्यादा मेरे पास हैं। तो दूसरा उन्होंने कहा कि जो टीटियाँ लगी हैं ज़्यादातर वो बरतानिया से लगी हैं और अगर ये सारे सबूतों का जो पलंदा लेके मैं अदालत पहुंच गया तो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे लंदन से बाकायदा तहकीकात का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि बरतानवी सरजमीन जो है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। फिर सेक्रेटरी होम का उन्होंने जो हवाला दिया है कि उन्होंने भी इस हवाले से जो ये डिफर्ड का जो फंड था और साथ उन्होंने कहा कि जो अली इमरान को जो पैसे मुंतकिल हुए और नवीद इकराम और ये सारा जो कंपनी स्कैंडल था सारा, वो चेक्स की कॉपीज़ भी उनके पास मौजूद हैं, वो भी वो फराहम करेंगे कि किस तरह वहाँ से पैसा आया और किस तरह अली इमरान के पास वो पैसा चला गया। ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। दूसरा, शहजाद अकबर साहब ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान में शायद टोपियाँ पहना सकते हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर वो जो कह रहे हैं कि दूध और पानी का पानी, उनका 6 माह जुलाई में स्टोरी लगी तो 6 माह पे बाद तो दूध वैसे ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल उनका ये कहना है अब शहजाद अकबर साहब का कि मेरे खिलाफ भी दावा करें शहबाज शरीफ साहब, मैं भी मुंतज़िर हूँ और साथ लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ क्या कर लिया शहजाद अकबर ने, जो अब ये कह रहे हैं वहाँ जाकर ललकार रहे हैं कि जी मुझे बुलाओ लंदन, मैं जाके सबूत लेकर आऊँगा, यहाँ क्या कर लिया उन्होंने? यहाँ कौन सा तीर मार लिया शहजाद अकबर ने? यहाँ तो आपकी बिल्कुल मैं बात से 100% एग्री करता हूँ कि जो अभी वो कह रहे हैं कि नैब के केस जनाब आपके मुंतज़िर हैं, वो हमने देख ही लिया जो केसेस के साथ हो रहा है। जो बड़े बड़े उनके साथी हैं जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फवाद हसन फवाद जो उनके बड़े जनाब तोते थे, फिर उसके बाद आर चीमा बड़े जनाब उनके तोते थे, वादा माफ गवाह बनने की बातें आई, ना वो वादा माफ गवाह बने, ना कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको सजा हो सकी। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये 90 की दहाई से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के हमारे दुकान पक गए। अच्छा, इसमें कई चीज़ें देखें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो डेविड रोड ने तो अब स्टोरी लिखी ना खैर साहब, इससे पहले मैं उससे पहले की उसकी स्टोरी के पहले, इससे पहले के अपने प्रोग्राम जो है मैं उसकी डिटेल निकाल के दे देता हूँ, जिसमें हमने कहा था कि नवीद इकराम और अली इमरान का आपस में कनेक्शन है और नवीद इकराम जो है उसने एनर्जी डिपार्टमेंट में जो करप्शन की उससे उसने अली इमरान का जो MM आलम रोड पर प्लाजा था उसका एक फ्लोर जो था छत जो थी वो खरीदी 14 करोड़ रुपए में। क्या खर्चा हमने ये स्टोरी नहीं की? बिल्कुल ये स्टोरी में ये इरा से स्पेशली उसको लाया इसलिए गया था। यहाँ पर किस इरा से यहाँ पर किसके कहने पर आया? अली इमरान के कहने पर एंटी करप्शन में उसके खिलाफ नवीद इकराम जो है इसके खिलाफ एंटी करप्शन में FIR जो दर्ज हुई शहबाज शरीफ के दौर में वो बिल्कुल सबके सामने है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि उस वक्त किस तरह से पुलिस पे प्रेशर डाला गया, DG एंटी करप्शन जो था उसमें प्रेशर डाल के उसमें से नवीद इकराम का नाम अली इमरान का नाम गोल करवाया गया और सारा मलबा नवीद इकराम पर डाला गया। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इस करप्शन को ना, ये मैं साबित करूंगा, आप मुझे नोटिस भेज दें जिस मर्जी कोर्ट में ले लें। अच्छा, ये यानी डॉक्यूमेंटेड है, सारा इसका डॉक्यूमेंटरी चेक्स के जरिए बकायदा पेमेंट हुई है। नवीद इकराम साहब जो थे एनर्जी डिपार्टमेंट में, उन्होंने 14 करोड़ रुपया अली इमरान को दिया था। 1 अरब रुपया जो एनर्जी डिपार्टमेंट का था वो अपने ज़ाती अकाउंट में डाल के उसकी प्रॉपर्टीज खरीद ली अली नवीद इकराम ने।
और अली इमरान साहब जो थे उनको 14 करोड़ रुपये बतौर रिश्वत दिया गया। उसमें उन्होंने जो उनका MM आलम रोड पर उनका जो प्लाजा है उसकी जो छत थी वो खरीद ली। मैंने खुद शहबाज शरीफ के दामाद जो अली इमरान है उनसे मैंने कहा कि जनाब 14 करोड़ रुपए का तो ये सारा प्लाजा नहीं होगा, सिर्फ आपने छत बेची और छत पे आप कह रहे हैं कि फ्लैट है, तो फ्लैट तो छठे फ्लोर पे तो आपका वो छत है। तो उन्होंने कहा दुनिया में ये एग्रीमेंट्स होते हैं, छतें भी बिक जाती हैं और वो बाद में प्रोजेक्ट जो है आप एडवांस पैसे लेके प्रोजेक्ट बनाते रहते, तो वो तो मैंने एडवांस पैसे लिए थे प्रोजेक्ट को आगे एक्सटेंड करने के लिए। और ये नवीद इकराम ने दिए थे, ये नवीद इकराम ने दिए थे और स्पेशली वो इराक से लाए थे। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, नवीद इकराम के खिलाफ शहबाज ट्रांजैक्शंस मौजूद है, चेक्स की कॉपीज मौजूद हैं। वो फातिमा एंड अली कंपनी का आलबन थी को इनकी जो खैरा साहब नवीद इकराम के खिलाफ खुद एंटी करप्शन के ने शहबाज शरीफ के कहने पर FIR दर्ज की थी कि उन्होंने जो एनर्जी डिपार्टमेंट का 1 अरब रुपया अपने जाती अकाउंट में डाल दिया था और उससे प्रॉपर्टीज खरीदी। अच्छा, उनका 1 अरब 14 करोड़ उनके दामाद के अकाउंट में भेज रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने उस वक्त के DG एंटी करप्शन से भी मैं मिला, मैंने उनसे कहा कि जनाब ये जो 14 करोड़ रुपया है क्या ये भी वापस आएगा वज़ीर आला के दामाद को जो उन्होंने दिया है और इसका क्या बनेगा? वो हंस पड़े कि ये तो वो तो गोल हो गया, वो तो गोल हो गया, यानी कि ना वो 14 करोड़ वापस। ये वो DG एंटी करप्शन जिनकी बात कर रहे हैं मुजफ्फर रांझा साहब, जिनको इलेक्शन के अंदर जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, सेक्टर कमांडर MI थे और उन्होंने जो खुसूसी फेवर की थी इनको, इस बदले में उनको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे DG एंटी करप्शन लगाया गया मुजफ्फर रांझा साहब। ये वो DG साहब। अच्छा, अब ये 14 करोड़ इमदाद से भी बनता है, बरतानवी इमदाद से, क्योंकि वो तो बरतानवी इमदाद इसी इदारे को आई से जाएंगे ना, वो कहेंगे ये तो केस ही नहीं है, ये तो छोड़ दें, तो पाकिस्तान वो 1 अरब रुपए की जो अमाउंट थी वो उधर से ही आई थी। नहीं वो डिफेंस से पैसा आया था। नहीं खैर साहब थोड़ा सा वो एनर्जी डिपार्टमेंट था पंजाब का। एनर्जी डिपार्टमेंट में जो नवीद इकराम था वो CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसकी अपॉइंटमेंट एरा से अली इमरान ने करवाई थी, शहबाज शरीफ के दामाद ने। उसने यहाँ आकर 1 अरब रुपये का घपला किया जिसमें से 14 करोड़ रुपया अली इमरान के अकाउंट में गया। उससे पहले जो एरा में वो था CFO था, ये जो स्टोरी डेविड रोज कह रहा है ये उस वक्त की स्टोरी है कि वहाँ से जो ब्रिटिश इमदाद आई वो उसने बेसिकली उसने पैसा वहां से जो किकबैक्स और करप्शन का पैसा लिया था वो उसने अली इमरान को दिया। ये कहानी है, बेसिकली कहानी ये है। इसके भी आपकी ख्याल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जाहिर बात है वो इरा में जब था और पैसा निकाल पर यहाँ नहीं कुछ साबित कर सके, शायद बरतानी में कर ले। पैसा गया है जाती अकाउंट में, पैसा गया इधर उधर नहीं, उसके डायरेक्ट अकाउंट में। शहबाज शरीफ साहब कैसे कह सकते हैं कि लाए ना दामाद को इधर फेस करें आगे करप्शन की। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत। अब पता चला। अब पता चला। जनाब अब नैब से फ़ायदा लेने के लिए कि ऑर्डिनेंस, अब वो भी एक अजीब कहानी है कि ये कहा गया कि जी नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम आई है, तरमीम की गई है नैब के कानून में ऑर्डिनेंस के ज़रिए, वो वापस ले ली गई हैं। शहजाद अकबर ने कहा नहीं, ऑर्डिनेंस वहीं का वहीं है। तो 31 दरख्वास्तें चली गई हैं नैब को कि जनाब हमें रिलीफ दिया जाए। अब ये ऑर्डिनेंस नया आ गया है जिसमें अब ज़्यादा देर तक उनको अंदर भी लिखा जा सकता। फिर ये फ़ैसला भी अब तब होगा कि नैब साबित करेगा। पहले तो कानून था कि मुल्ज़िम जो है जिस पर इल्ज़ाम लगा वो साबित करे, अब नैब ने साबित करना है। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मान गए हैं कि मैं ज़मानती दरख्वास्त दे देता हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनको मना लिया है, वरना वो कह रहे थे नहीं मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम था, मैंने ज़मानत भी नहीं लेनी। और एक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उनको मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को 4 फरवरी को तलब कर लिया कि आपकी वालदा के नाम पर FBR में देखा जाए तो 10 करोड़ मालियत के असासों की मालिक हैं, लेकिन असल में तो अरबों रुपए की मालिक हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत उनकी उम्र ज़्यादा है, तो पैदाइश से लेकर आज तक का रिकॉर्ड मुझे वक्त चाहिए उसके लिए। खरल साहब ये भी इनको भी रिलीफ मिल जाएगा अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए, कोई परेशानी की बात नहीं है ना उनके लिए ना शाहिद खान अब्बासी के लिए, तो बड़ा आसान हो। देखिए पहले शाहिद खाकान अब्बासी जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने कहा मैं वकील नहीं करूँगा, उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने वकील किया। अब जिस तरह हमने भी बताया, डोगर साहब बता रहे हैं कि अब चूँकि उनको नवाज शरीफ साहब ने, और ये बातें सामने आई हैं कि नवाज शरीफ साहब ने उनको बिलाखिर कायल कर लिया है और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब उनकी अब बेल के लिए जनाब वो तैयारी कर रहे हैं, जो अप्लाई करेंगे वो।
18 जुलाई 2019 को उनको LNG स्कैंडल में जिस तरह गिरफ्तार किया गया। जवेद लतीफ़ साहब के हवाले से उनकी वालदा जो है 10 करोड़ के उनके एहसासे हैं। मैं नहीं समझता कि उनका कोई कारोबार था या कोई बहुत बड़ी कोई फैमिली थी। जवेद लतीफ़ को जानते हैं लोग, बहुत सारे शेखुपुरा के लोग और बहुत सारे, कि उनका माजी क्या था, उनके वालिद क्या काम करते थे और फिर किस तरह अरबों रुपए या करोड़ों रुपए उनके पास आए। उनकी वालदा के अगर वो जस्टिफिकेशन, ये यानी बदकिस्मती की बात है कि लोग जो बातें करते हैं कि कहते हैं जी घरेलू ख़वातीन जो है उनको ना सामने लाया जाए, तो अब अपने नाम पे रखें, अपने चले अजीज़ों कारब के नाम रख लें, नौकरों के नाम रख दें। अपनी एक खातून जो उम्र रसीदा एक बुजुर्ग खातून है, अब उसको बीच में घसीट लाएंगे और तो ये फिर कहेंगे रायवंड महल किसके नाम है? तो यही मसला है ना, यही बदकिस्मती उन्होंने भी है। अपनी वालदा के नाम सारा कुछ किया हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे तो कुल है अब उनको 4 फरवरी को अब नैब ने बुलाया, अब रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जी मिल रहा है, हम इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत लोग उनकी चूँकि ज़्यादा उम्र है तो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा जितना भी ये पैसा बना है, काला धन बना है, ये मियाँ साहब जो हैं इन्होंने फ्लोर मिल किस तरह लगाई, बैंक से लोन किस तरह लिया, और उसके बाद से माशाल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की जो हुई वो उस वक्त हुई जब ये पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। अब उनकी वालदा के बीच में मुझे नहीं समझ आ रही कि उनका क्या कारोबार था, अचानक से सारा पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा था, क्या कारोबार था, वो तो जारी बात है वो नैब को बताएंगे। शरीफ खानदान में देखें वो बड़ी नेक खातून है, उनके नाम पर पूरा वो रावण महल रखा हुआ है। मामला अब ये है कि कुछ कह ही नहीं सकता वो अब जो आपने नैब ऑर्डिनेंस की बात की, खासा एक मैं सॉरी आपका कलामी, मुझे एक बात बताएं। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि वालदा बूढ़ी हैं, उनके पैदा होने से लेके अब तक का सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, उसमें कि किस चीज़ की इनको समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी कि उनके आपने जो उनके नाम पे जो FBI से जो रिकॉर्ड मिला उसमें 10 करोड़ रुपये असासे हैं, जबकि हमारी इतला के मुताबिक उनके नाम पर अरबों रुपए के असासे हैं। बिल्कुल अब जावेद लतीफ़ साहब को नहीं पता कि उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर किसकी कहाँ पर कौन कौन से असासे खरीद कर रखे हुए हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है। सारे जो सारे शेखुपुरे, आप शेखुपुरे में चले जाए, शेखुपुरा सिटी में किसी से पूछ लें कि जावेद लतीफ़ का आप नाम लें तो शेखुपुरे का बच्चा बताएगा कि कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी जावेद लतीफ़ की है, कौन सी फ्लोर मिल इसकी है, कौन से ईंटों के भट्टे इसके हैं, कौन से दुकानें इसकी हैं, कौन से फार्म हाउसेज इसके हैं, कौन से पेट्रोल पंप इसके हैं, कौन से CNG स्टेशन इनके हैं, सब बच्चा बताएगा, पूरी इनकी एक एक प्रॉपर्टी की डिटेल बच्चा बताएगा, लेकिन उनको अभी याद नहीं आ रहा, वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं के नाम है। तो मामला ये है कि अब आ गया जी 21 नए आर्डिनेंस नैब के तहत जो दरखास्तें जो जमा करा दी गई, जिसमें 31 मुलजमान शामिल हैं, जिसमें साबिक माशाल्लाह वज़ीर आज़म जो राजा परवेज़ अशरफ भी शामिल हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी शामिल हैं, शर्जील इनाम मेमन भी शामिल हैं और बहुत से। और इस आर्डिनेंस के ज़रिए सबसे पहला जो बेनिफिशरी है जिसने फ़ायदा ले लिया है वो है बिलाल शेख साहब, जो सिंध बैंक के चेयरमैन थे, CEO, जो फेक ओमनी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और ओमनी ग्रुप वाला, उसके अंदर जो मुलज़म थे वो इसमें बेनिफिट ले चुके हैं। उसी को बुनियाद बनाकर बाकी मुलजमान ने कहा कि जनाब आर्डिनेंस के ज़रिए जब उनको फ़ायदा हो गया है तो हमें भी इससे फ़ायदा दिया जाए। तो मामला ये है कि उसामा साहब अगर ये आर्डिनेंस रहता है तो फिर वैसे ही जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको इबरत का निशान बना दूंगा, वो तो आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो जो आपने खुद ही बताया कि अब नैब को नहीं, अब यानी मुलजमान को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी पड़ेगी, अब नैब को वो डॉट मिलाने पड़ेंगे जो बेनामीदार जो पहले आप नहीं मिला सके, पहले नहीं कर पा रहे, क्या कर लेना। और अगर कानून खत्म हो गया तो फिर जरदारी साहब भी आराम से बाहर आ जाएंगे, अगली दरखास्त उनकी आ जाएगी, नवाज शरीफ साहब की लंदन से दरखास्त आ जाएगी, शहबाज शरीफ उनके दामाद बच्चे उनके समधी, तो ये तो फिर एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। बिलावल ने एक दफा फिर ऑफर कर दी MQM को कि जनाब छोड़े इमरान खान को, आप आ जाए हमारे साथ, कौन सा कोई नई बात है, पहले भी तो पीपल्स पार्टी MQM साथ रह चुके हैं। और उन्होंने कहा कि वो अपनी ऑफर पे एक तरह से कायम है, कुछ अर्सा पहले उन्होंने दी थी, आज भी दरवाजे खुले MQM के लिए, तो एक अच्छी ऑफर है, MQM किसी भी कबूल कर सकती है। बात फंडिंग की है, वफाक से नहीं तो सिंध हुकूमत दे दे। सर सिंध हुकूमत से तो कुछ नहीं मिलना, जो भी मिलना है इनको वफाक से मिलना है। अभी MQM जो है वो वफाक से नाराज़ है और मेरी जो चुआ रिपोर्ट है उसके मुताबिक MQM जो है उन्होंने 2 डिमांड जो है वो आगे सामने रखी हैं, PTI ये 2 डिमांड जो है इनको माना जाए। अच्छा, उसमें पहली डिमांड तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि फ़रोग नसीम का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है,
हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। फ़रोग नसीम जाने और PTI जाने, आप उनको वजारत दें ना दें, ये आपका फ़रोग नसीम का इशू है। हमें 2 वजारतें चाहिए। हमसे आपने 2 वजारतों का वादा किया हुआ था। एक वजारत आपने हमको दी थी, दूसरी वजारत नहीं दी, तो दूसरी वजारत दे दें। जो ये आप फ़रोग नसीम को हमारे खाते में एडजस्ट कर रहे हैं, ये गलत है। और दूसरा जो था वो ये था कि उन्होंने ये कहा कि जनाब जो मेयर कराची हैं उनके ख़िलाफ़ जो नैब इंक्वायरी कर रहा है, जो नैब उनके ख़िलाफ़ करप्शन की इंक्वायरी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, रोका जाए और वापस लिया जाए। ये 2 डिमांड जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को दी हैं। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब किसी के खिलाफ नैब की इंक्वायरी रोक सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन माजी में उनके वकील तो यही कहते रहे हैं कि जनाब के फलाने के खिलाफ स्टार्ट हो रही है, फलाने के खिलाफ रुक रही है। तो इसी तजर्बे की रोशनी में MKM ने इनसे कह दिया होगा, मेरे चूहे तो यही कह रहे हैं कि चूहों का कहना है कि जनाब कि इसमें फ़रोग नसीम जो है उसको उन्होंने बिल्कुल उससे लातलगी का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी हमें 2000 से फौरी तौर पर दी जाए। इतने अरसे से फ़रोग नसीम साहब साथ, लेकिन इसमें कराची का कोई पैकेज नहीं मांगा, कराची के लिए कोई पैकेज नहीं मांगा, कराची के शहरियों के लिए कोई पैसा नहीं मांगा। मांगनी तो 2 वजारतें मांगी हैं, या नैब से वापसी का परवाना मांगा है। नैब के जो मेरा ख्याल है दोनों तो मामला हो जाएंगे, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी तो फ़रोग नसीम साहब और साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, तो अब फ़रोग नसीम साहब जगह एडजस्ट करके एक और शख्स को किला भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और वसीम अख्तर साहब को जो है वो नैब कुछ नहीं कहेगा, मुझे नहीं लगता। वो नैब का बुरा हाल है, लूला लंगड़ा हो चुका है, पहले ही कुछ भी नहीं बचा उसके पास। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद बताएंगे कि किस तरह से वो कहते हैं ना हातिम ताई की कब्र पर लात मारना, तो वो हुकूमत ने क्या किया है गरीब आवाम के लिए। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा ऐलान, गिनते रह जाएंगे आपके, इतना पेट्रोल सस्ता हो रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब ने आज ही कहा कि इदारों को इतना मजबूत कर देंगे कि पहले कभी नहीं थे। तो इसी तरह का एक इदारा उगरा भी है और लगता है कि बड़ा मजबूत है, इसीलिए उन्होंने अगर कमी की है पेट्रोलियम मसनूआत में, सिफारिश की है अभी तो 6 पैसे के लिए, और अगर इजाफा है तो 2 रुपये से भी ज़्यादा के लिए। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात भी करते हैं। असद खरल साहब, अब भी ये मुझे याद आ रहा है ये सारी रिपोर्ट देख कर भी कि इमरान खान साहब कहा करते थे, असम्बली में कहते थे, सद उमर साहब भी कहते थे, जी आप ये टैक्स तो कम कर सकते हैं, चले इंटरनेशनल मार्केट में अगर खरीदते हैं तो अब 17% GST लग चुका है पेट्रोल पर और सब पर है। इसके अलावा लेवी अलग है, पेट्रोलियम लेवी अलग है, उसके निर्ख भी बढ़ गए हैं। तो वहाँ को बात नहीं होगी कि जनाब कोई लोगों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि टैक्स वैसे तो इकट्ठा अमीर आदमी से हो गया। डीजल अब उसामा साहब 2 रुपये 47 पैसे महंगा हो रहा है पर लीटर, और डीजल जब महंगा होता है जाहिर बात है तो किसानों को भी जब पीटर इंजन चलाने होते हैं उन्होंने डीजल से चलते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी डीजल से चलती है, तो हर चीज़ महंगाई उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लाइट स्पीड डीजल है वो 1 रुपये 10 पैसे है, गालबन 1.5-2 रुपये वो है, और पेट्रोल जो सिर्फ है 6 पैसे सस्ता है। लेकिन एक चीज़ जो उसामा साहब मैं बताऊँ, ये जो अभी इमरान खान साहब के हवाले से जो क्लिप चल रहा था कि कैबिनेट का जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के जो कैंप ऑफिस है जिन पे अरबों रुपये खर्चा आता था वो ख़त्म करने की बात की। लेकिन रिपोर्ट ये हुआ मीडिया में कि जो इमरान खान ने अपनी तनख्वाह 8.5 लाख रुपए बढ़ा लिए, उसमें एजेंडा ये शामिल था। तो ये फेक न्यूज़ का एक सिलसिला जो है ना, एक टिल्टेड एक जो चीज़ें हैं, अच्छा, ये भी मीडिया में गैर जिम्मेदाराना जो रिपोर्टिंग हो रही है कि यानी होता कुछ है और दिखाया और चलाया और बताया कुछ जाता है। तो ये भी एक है, लेकिन बहरहाल ये महंगाई का जो टीका लग रहा है आवाम को, अच्छा, वो आटे की शक्ल में हो, चीनी की शक्ल में हो, पेट्रोल की शक्ल में हो, बिजली की शक्ल में हो, गैस की शक्ल में, एक लंबी फहरिस्त है ये, तो इसका तो कोई मदावा होना चाहिए। बाबर साहब, उसामा साहब, असल में तो जो टीका लगा वो तो हज का टीका है, जो 1.5 लाख रुपया उसका जो निर्ख है वो बढ़ा दिए हैं हज के। और चूहा रिपोर्ट ये है कि जो फेडरल मिनिस्टर हज हैं वो मजहबी अमूर हैं नूरुल हक कादी साहब, वो शदीद नाराज़ हैं हज के मामला से। हुकूमत ने उनको अलहदा कर दी है और वो नाराज़ होकर बाहर चले गए हैं। और उनकी जो सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी पावरफुल है कि उन्होंने वहाँ जितने हज से मुतल्लिका ऑफिसर थे
उनको पहले ही बदल दिया था, यानी कि पुरानी टीम को बदल के नई टीम लाई गई थी और पुरानी टीम तजर्बाकार थी। नई टीम ने आते सारी वो कमरा जो 2500 रियाल का था वो 2300 रियाल में लिया है। उसमें जो चेंज हुए डिप्टी सेक्रेटरी हज, डीजी हज डॉक्टर साजिद यूसुफानी, डॉक्टर हज मक्का सईद इम्तियाज, इन सबको तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से ये नया टीका लगा। अखराजात में अब इतना इजाफा है तो अपने लोग इसी तरह ही नाराज़ होते चले जा रहे हैं इमरान खान से। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।